ये जो सामने पॉइंट दिख रहे हैं ना, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण के नियम के कुछ ये एग्जाम्पल है, जिसमें सबसे पहले आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा इलेक्ट्रिक मोटर और ये दिख रहा होगा डायनामो। अब जैसे मैं आपसे नॉर्मल पूछूं कि डायनामो फंक्शन क्या करता है, तो आप बोलेंगे कि जो यांत्रिक ऊर्जा होती है, जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे डायनामो, इसमें ये वाले पोर्शन को हम अपनी मसल्स के थ्रू क्या करेंगे, एक्ट कराएंगे। तो मैकेनिकल एनर्जी को और फिर यहां से घुमाएंगे तो यहां से ये बल्ब जल जाएगा, मतलब विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। कौन? नाम है उसका डायनामो। डायनामो को जनरेटर कहते हैं आजकल, हिंदी मीडियम स्टूडेंट याद रखना। लेकिन यदि इसी का वाइस वर्सा पूछ लो कि उस अपरेटस का नाम बताओ जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो फिर इसमें आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रिक मोटर, मतलब विद्युत मोटर। तो आप जरा जल्दी से मुझे सिर्फ इतना बता दो कि जो काम डायनामो कर रहा है, ठीक उसके अगेंस्ट में जाके कौन काम कर रहा है। तो ये क्वेश्चन आजकल पूछते हैं। अब उससे भी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बंद सा हो गया है क्योंकि बहुत कॉमन हो गया, ये चल रहा है आजकल। लाउड स्पीकर क्या करता है, आपने शायद सुना भी होगा कि लाउड स्पीकर में अपन प्लग लगाते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब विद्युत ऊर्जा। और जब हम प्लग लगाते हैं तो निश्चित रूप में इलेक्ट्रिकल एनर्जी और उसी से साउंड एनर्जी आती है, मतलब ध्वनि ऊर्जा। तो ये लाउड स्पीकर का फंक्शन है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करना। लेकिन यदि इसी का वाइस वर्सा में कहूं, इसी का ठीक उल्टा कहूं, तो इसी का ठीक उल्टा ये चीज है, इनको जिनको आप कहते हो माइक्रोफोन, ये माइक्रोफोन है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि माइक्रोफोन की अपोजिट फंक्शनिंग कौन करता है, आंसर है लाउड स्पीकर। तो ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे, ये आपसे पूछा जाता है। तो इस तरह से हो गए 4 क्वेश्चंस। एक बार फिर से देख लो, डायनामो के अगेंस्ट में कौन फंक्शन करता है, मतलब जो डायनामो फंक्शन करता है उसी के ठीक रिवर्स में कौन प्रक्रम है, और लाउड स्पीकर के रिवर्स में कौन फंक्शनिंग करता है, माइक्रोफोन। याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये 4 चीजें। क्यों, केमिस्ट्री की शीट भेजी थी तुम लोग को? ठीक है, केमिस्ट्री की शीट भेजी थी, है ना। आगे चले। किस एनर्जी को किस एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि पीसीएस में तुमने देखा होगा एक क्वेश्चन इससे जरूर रहता है। तो अभी ट्रेंड में ये चल रहे हैं लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन। चल अब देखो जरा, टेलीविजन के डिस्कवरर का नाम है जे.एल. बियर्ड। क्या नाम है? जे.एल. बियर्ड। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, टेलीविजन की फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्टिंग कब हुई? टीवी की पहली बार ब्रॉडकास्टिंग हुई 1959 में। इंपॉर्टेंट है ये चीज। दूसरा क्वेश्चन उससे भी इंपॉर्टेंट है कि टेलीविजन में कलरफुल इमेजेस कब से आनी स्टार्ट हुई? 1982 से। कौन सी सीरीज के सैटेलाइट की मदद से?
इनसैट सीरीज के सैटेलाइट की मदद से। 3 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन, जब टेलीविजन स्टार्ट होता है तो कौन से 3 मेन कलर दिखते हैं? तो वो जो 3 मेन कलर हैं वो प्राइमरी कलर होते हैं, आर, जी, बी। तो ये 3 जो गोले मैंने बनाए, ये एक हो गया रेड, एक हो गया ग्रीन, एक हो गया ब्लू। जब भी टेलीविजन स्टार्ट होता है तो जो 3 कलर दिखते हैं इनको ही प्राइमरी कलर कहते हैं। बस 3 चीजें आपको याद रखनी है। अब आपके लिए एक होमवर्क है। होमवर्क क्या, एकदम बेसिक सी चीज है। क्या तुम लोगों ने मूवी देख ली? मूवी नहीं, वेब सीरीज। अरे ये की तो वेब सीरीज है, तो देखना चाहिए तुम लोग को। रॉकेट बॉयज नहीं देखी? देखना, बहुत, मैं तो बहुत सारी चीजें कंफर्म कर दिया। अब एक चीज अच्छे से सुनना, ये क्वेश्चन आजकल बहुत चल रहे हैं। कैसे क्वेश्चन चल रहे हैं, ध्यान से सुनना। ये कौन सा कलर है? देखो, कलर जो होते हैं ना वो 2 तरह के होते हैं, एक प्राथमिक रंग, एक द्वितीयक रंग, एक प्राइमरी कलर और एक सेकेंडरी कलर। आजकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम यहां तक पहुंच गया है, इसलिए थोड़ा परेशान कर रहा हूं, और ये चीज है भी बहुत इंपॉर्टेंट। प्राइमरी कलर में आएगा आर, जी और बी, जो आपको पता चल गए। अब अच्छे से सुनना, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब 2 प्राइमरी कलर मिलते हैं, मतलब ये इनमें से कोई भी 2 प्राइमरी कलर मिलेगा तो एक सेकेंडरी कलर बनेगा। अब आप सिर्फ इसी चित्र को देख लो तो आपको क्लियर हो जाएगा। बताओ ये क्या लिखा है? रेड एक प्राइमरी कलर है, और ये क्या लिखा है? ये एक प्राइमरी कलर है। तो जब रेड और ब्लू आपस में मिलेंगे तो यहां जो कलर बनेगा ये, इसको अपन कहते हैं, जल्दी से बताओ कौन सा कलर कहेंगे? रेड और ब्लू मिलेगा तो इसको बोलते हैं मैजेंटा। मैजेंटा को हिंदी में क्या बोलते हैं? ये रेड के जैसा दिख रहा है भाई, अब आई डोंट नो व्हाट इज द एग्जैक्टली, चलो ठीक है। अब ब्लू और ग्रीन मिलते हैं तो बनता है स्काई ब्लू टाइप से सियान। और अब आ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो आपसे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। रेड एक प्राइमरी कलर है, ग्रीन एक प्राइमरी कलर है, और इन दोनों के मिलने से जो बनता है इसे कहते हैं येलो। ये अच्छे से मेंशन कर लेना। यहां तक आजकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम पहुंच गया है। रेड और ब्लू तो मेजेंटा बनता है, ब्लू और ग्रीन तो श्यान बनता है, और सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है रेड और ग्रीन अगर मिलता है तो क्या बनता है, जल्दी से बता दो। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब सबसे खतरनाक चीज, ये सेंटर में कौन सी चीज, ये जो सेंटर देख रहे हो ना, ये यहां होता व्हाइट कलर। कौन सा कलर होता है? व्हाइट। अब मैं यही लिख रहा हूं चीजें, और इसको बिल्कुल तोते की तरह याद कर लेना। सेंटर में ये व्हाइट है, अच्छे समझना। व्हाइट कलर तब बनता है जब एक प्राइमरी कलर एक सेकेंडरी कलर से मिलकर बने। एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, तो एकदम सिंपल है। अगर ये इमेज याद हो गया तो बड़े आराम से आप मुझे सिर्फ ये बता दो, ये रेड प्राइमरी है कि नहीं है? रेड के ठीक सामने आप क्या देख रहे हो? तो रेड के ठीक सामने देखो, आपको कोई सेकेंडरी दिख रहा होगा। बस हमारा क्वेश्चन यही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि जब रेड और श्यान मिलते हैं, तो देखो रेड और उसी के ठीक सामने श्यान मिलते हैं तो व्हाइट बनता है। इस तरह से हम बना सकते हैं। दूसरी चीज, अगर ब्लू जो कि एक प्राइमरी कलर है, जरा जल्दी से बताओ किससे मिलेगा? सेकेंडरी कलर येलो से। तो ब्लू
यदि येलो से मिले तो भी व्हाइट कलर बन सकता है। और तीसरे आंसर आप करो जल्दी, बताओ ग्रीन किससे मिलेगा तो व्हाइट कलर बन सकता है? मैजेंटा। इस तरह से मेन चीजें याद रखनी। टेलीविजन का ये आउटर स्केलेटन सिस्टम काहे से मिलकर बनता? टेलीविजन का बां है आवरण, टीवी का एक्सोस्केलेटन सिस्टम। काहे से मिलकर बनता? बैकेलाइट से। चले आगे, थोड़ा इसको अच्छे से पढ़ लेना, ये थोड़ा नया होगा लेकिन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहले तो आप एक वर्ड लिख लो, ऑप्टिकल फाइबर। ये है ऑप्टिकल फाइबर, जिनकी हेल्प से इंटरनेट फ्लो होता है। जैसे ये नॉर्मल वायर आपको दिख रहे हैं, ये नॉर्मल वायर में इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं एक स्पेशल वायर की, जिसको हम कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर में इंटरनेट फ्लो होता है। थोड़ा सा जो चीज बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। ये ऑप्टिकल फाइबर का एक इमेज है। ऑप्टिकल फाइबर के एक इमेज में जो सबसे मेन चीज आपको याद रखना है, अच्छे से देख लो, एक ये चीज होती है, एक क्लैडिंग होती है। बस आपको नाम याद रखना, एक लेयर होती है क्लैडिंग, और क्लैडिंग लेयर के बाद एक लेयर होती है जो ये देख रहे हो आप, ये वाली लेयर, इसको कहते हैं कोर। और कोर के इनसाइड में ही जो ये चीज देख रहे हो आप, अच्छे से सुनिएगा। तो अब मेरे को एक बात बता दो कि ऑप्टिकल फाइबर वायर की मदद से कौन सी चीज फ्लो होती है? तो जिसको आप इंटरनेट कह रहे हैं उसी को कॉम्पिटिटिव एग्जाम कहता है डाटा। लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है कि जो डाटा है मतलब आपका इंटरनेट है, वो इस रूप में फ्लो होता है, इस फॉर्म में फ्लो होता है जो इस दुनिया में सबसे तेज चलता है। मतलब ऑप्टिकल फाइबर के अंदर लाइट चलती है, किस रूप में चलती है? डाटा के रूप में चलती है। या हम ऐसा मान सकते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर वायर के अंदर जो इंटरनेट है ना, वो लाइट के फॉर्म में चलता है। तो आप जरा जल्दी से बता दो, यदि इंटरनेट मतलब डाटा लाइट के फॉर्म में चलेगा तो लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो डेटा है मतलब जो इंटरनेट है वो लाइट की स्पीड से चलता है। तो ये आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर में क्या चीज फ्लो होती है? इंटरनेट मतलब डाटा। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि जमाने रवाना हो गए। जब पूछते थे हु वाज द डिस्कवरर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, आंसर है नरिंदर कपानी। तो नरिंदर कपानी वो व्यक्ति है जिन्होंने ऑप्टिकल फाइबर जैसा वायर बनाया, जिस वजह से इंटरनेट यूएसए से इंडिया आया। पता है ये चीज आपको? इंटरनेट किस देश की संपत्ति है, या इंटरनेट जो है कहां से आया, या उसका ओरिजिन कहां हुआ था? यूएसए में। कब हुआ था? 1969। नाम क्या है बंदे का? जेसी लेक लॉयडर। तो जेसी लेक लॉयडर वो व्यक्ति है जिन्होंने 1969 को डिफेंस सेक्टर के लिए फर्स्ट टाइम इंटरनेट यूज किया था।
मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरनेट का सबसे पहला प्रयोग शिक्षा की फील्ड में किया गया, डिफेंस की फील्ड में किया गया, स्पेस की फील्ड में किया गया। तो ये चीज याद रखिएगा, इसके बारे में आगे मैं पढ़ाऊंगा। तो ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसा वायर होता है जिसके अंदर इंटरनेट फ्लो होता है, लेकिन शर्त यह है कि इंटरनेट जो है वो किसके फॉर्म में फ्लो होता है? लाइट के फॉर्म में, इसलिए इतनी स्पीड से चलता है। याद करो, आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो और जैसे ही आप फाइनल सर्च का बटन दबाते हो तो यहां से आपकी खोज या आपके मैसेज कहां जाते हैं? यूएसए के हेड ऑफिस। तो इतने कम समय में वहां चले जाते हैं, वहां के स्टोरेज सेंटर में आपका डाटा खंगाला जाता है, फिर राइट आंसर वो पुट करते हैं। तो ये सब होने में शायद सेकंड भी नहीं लगता, वो इसी वजह से क्योंकि डाटा इस फॉर्म में ट्रेवल करता है, डाटा लाइट के फॉर्म में ट्रेवल करता है, इसलिए इतना जल्दी ये सब चीजें हो जाती हैं। अब जब यहां तक पहुंचे हैं तो एक सिंपल सी चीज आप मुझे बता दो, जो डायमंड होता है इस दुनिया का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल कौन सा है? इस दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ? तो ये तो सब आपको पता है कि इस दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ जो होता है वो डायमंड होता है। डायमंड मतलब हीरा बिल्कुल भी भूल के मत बोलना। हाँ, डायमंड मतलब होता है प्योर कार्बन। प्योर कार्बन का मतलब होता है एक नॉन मेटल, मतलब एक अधातु। तो आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम यहां तक पहुंच गए, इस दुनिया का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल कौन सा है? आंसर है नॉन मेटल, क्योंकि आंसर है डायमंड। डायमंड के अंदर सिर्फ कार्बन 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 और कुछ नहीं, मतलब नॉन मेटल। तो स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल इन द नेचर इज कॉल्ड डायमंड। इसी डायमंड का जो चमकना होता है वो एक प्रिंसिपल्स के कारण होता है। कि बता सकते हैं कौन सा प्रिंसिपल्स है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मुझे सिर्फ आप वो चीज बताओ जो मेरे को इंतजार है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में जैसे आप देखो, हीरे के अंदर ये लाइट एंटर होती है, फिर डेंस मीडियम है तो फिर इसलिए इस तरह से ये आ जाती है, फिर अंदर कई बार इसका रिफ्लेक्शन होता है। आप मुझे बताओ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट में कितने डिग्री का एंगल बनना कंपलसरी है? 45। याद रखना, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। जिस प्रिंसिपल्स पे हीरा चमकता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सेम उसी प्रिंसिपल्स के हिसाब से ये जो लाइट है जो डाटा के फॉर्म में ट्रैवल करती है, ये भी अच्छे से देखो, जरा जल्दी से बताओ, ये ब्लू कलर में जो आपको दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं अपन? ये कोई लेयर दिख रही है, इस लेयर को ही कोर कहते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन आपसे आईसीटी में पूछते हैं कि इंटरनेट जो है वो वास्तविकता में किस लेयर की हेल्प से आगे बढ़ता है? तो कोर की हेल्प से आगे बढ़ता है। तो जब इंटरनेट कोर में टकराता है तो जरा जल्दी से बताओ कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करता है? 45। और 45 का एंगल फॉर्म करने के कारण हमेशा क्वेश्चन आता है, और आपको भी पता होगा कि ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब आप सभी को यह बहुत अच्छे से पता है, हीरा जिस सिद्धांत पर चमकता है उसी सिद्धांत के हिसाब से ऑप्टिकल फाइबर में डाटा फ्लो होता है, मतलब 45 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। ये चीज इस तरह से डाटा लाइट के फॉर्म में ट्रेवल करता है। जब आप यहां तक पहुंचे हो तो एक छोटी सी चीज और बता दूं, बताओ मृग मरीचिका का बनना या मिरर इमेज का बनना किस चीज के कारण होता है? तो ये भी किसके कारण होता है? जिस प्रिंसिपल्स पे हीरा चमकता है, जिस प्रिंसिपल्स पे ऑप्टिकल फाइबर वर्क करते हैं, उसी प्रिंसिपल्स पे आपको झूठा दिखावा होता है रेगिस्तान में। मृग मरीचिका बनती है रेगिस्तान में, इस तरह से। सारी चीजें क्वेश्चन के रूप में लिखी हैं, इनको याद रखना अच्छे से। एक बार फिर से मेरे को सिर्फ इतना बता दो आप, जो मेरे को आपको बताना बहुत जरूरी है। इंटरनेट की डिस्कवरी कब हुई थी?
किस नाम से जाना जाता था शुरुआत में इसको? आरपा नेट। किस नाम से जाना जाता था? आरपा नेट। मतलब आपसे कभी अगर क्वेश्चन पूछे कि इंटरनेट का शुरुआती नाम क्या था, आंसर है आरपा नेट। वन 1973 से इसका न्यू नाम हुआ, जब सिविलियन यूज के लिए इंटरनेट को ओके कर दिया गया, तब से नाम पड़ा इंटरनेट। अदरवाइज उसके पहले आरपा नेट चलता था। याद रहेगा ये चीज? चल आगे चलते हैं। अच्छा ये चीज तो बता दो, हु वाज द डिस्कवरर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर? नरेंद्र कपानी। अच्छे से पढ़ना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन मेरे को तो लगता है कि, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये आपको एक एपरेटस दिख रहा है, क्या नाम है इसका? बैरोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बैरोमीटर। मेरा क्वेश्चन उनसे है जो इसका आंसर मतलब थोड़ा भी जानते हैं इसको। पहला क्वेश्चन तो यह कि बैरोमीटर के डिस्कवरर का नाम ये है, हैंड कर लेना बैरोमीटर। तो बैरोमीटर के डिस्कवरर का नाम है टॉर्सेली। अब आप मुझे आराम से इमेज देख के बताओ कि बैरोमीटर में ऐसी कौन सी चीज फिलअप होती है जिस वजह से रीडिंग शो होती है। तो आप मुझे बताओगे कि सर बैरोमीटर में एक मेटल होती है जो लिक्विड के फॉर्म में होती है, जिसका नाम है पारा, जिसको क्विकसिल्वर कहते हैं। यह दूसरा क्वेश्चन कि बैरोमीटर में कौन सी मेटल होती है जिस वजह से रीडिंग शो होती है? पारा। अब आता है सबसे खतरनाक चीज, क्योंकि ये दो चीजें स्टूडेंट को याद हैं। अब जो चीज समझानी है वो समझो। बताओ बैरोमीटर की सहायता से कौन सा फंक्शन करते हैं? एग्जैक्टली। अब ध्यान से सुनना, ये अर्थ हो गई, और मैंने आपको कभी अगर पढ़ाया होगा स्पेस टेक्नोलॉजी, मतलब उस मेजर साइंटिफिक इंस्टीट्यूट इन इंडिया, तो ये चीज बताई थी कि अर्थ की सरफेस से 100 किलोमीटर ऊपर एक लाइन है जिसको कैरमन लाइन कहते हैं, और कैरमन लाइन से नीचे का जो एरिया होता है इसको कहते हैं एटमॉस्फेयर। अब आप मुझे बताओ एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है? आप बोलोगे एटमॉस्फेयर का मतलब होता है नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर का मतलब होता है ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर का मतलब होता है आर्गन, एटमॉस्फेयर का मतलब होता है CO2। इसमें डस्ट पार्टिकल भी आएंगे, लेकिन हम इन्हीं को ले रहे हैं। अगर आपको एटमॉस्फेयर का मतलब समझ में आ गया कि एटमॉस्फेयर का मतलब ये मेन गैसें होती हैं, तो ये सभी की सभी गैसें कंबाइंड रूप में मिलकर, अच्छे से देख लो, ये सभी गैसें, और प्लस का निशान इसलिए कंबाइंड रूप में मिलकर, हम चूंकि कहां होते हैं? अर्थ की सरफेस में, तो ये हो गई अर्थ और ये हो गए हम। तो ये सभी की सभी गैसें हमारे ऊपर जो प्रेशर डालती हैं, इसी को कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छे से देख लो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बैरोमीटर क्या करता है, तो वायुमंडलीय दाब का मापन, ये आपने बचपन में पढ़ रखा है। वायुमंडलीय दाब का मापन जिस एपरेटस से करते हैं, नाम उसका बैरोमीटर। ये उसका मतलब होता है कि जितनी भी एटमॉस्फेयर में गैस है, सभी की सभी आप पर कितना प्रेशर एक्सर्ट करती हैं ये। लेकिन जो मुझे अब आपको सिखाना है वो ये है, यदि एक इंडिविजुअल गैस ले लूं मैं, एक इंडिविजुअल गैस, सिर्फ मैं बात करूं नाइट्रोजन की, बताओ नाइट्रोजन मेरे ऊपर कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगी, इसको किस एपरेटस से मापेंगे? नाम है मैनोमीटर। बैरोमीटर और मैनोमीटर में स्पेशली आजकल मैनोमीटर बहुत चल रहा है। तो मैनोमीटर की सहायता से किसी भी एक गैस का दाब मापा जाता है, मतलब गैसियस प्रेशर मेजर करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है गैस के दाब का मापन या गैसियस प्रेशर किस एपरेटस से मेजर करते हैं? मैनोमीटर। मतलब एक सिंगल गैस का ह्यूमन पर क्या प्रेशर होगा, इसको मैनोमीटर मेजर करता है, और सभी गैस का प्रेशर ह्यूमन पे क्या होगा, इसको ये एपरेटस जिसका नाम है बैरोमीटर वो मेजर करता है। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन अब जिस सच्चाई को मेरे को आपको बताना है वो ये है
अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ बैरोमीटर कौन सा फंक्शन करता है, तो 90% क्या 99% स्टूडेंट सिर्फ इसी स्टेटमेंट को बोलते हैं, जबकि ये लाइन हो गई है बहुत पुरानी। 2015 के बाद से ये वाला फंक्शन अब बैरोमीटर से ज्यादा लिया जा रहा है, या ये चीज आपको पता होना चाहिए। फॉर वेदर फॉरकास्टिंग मतलब मौसम पूर्वानुमान के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। अब जो मैं 3 आपको चीजें बता रहा हूं, इसको आप याद कर लेना, ये आपके बहुत काम आएगा। तो मुझे ये चीज मिटानी पड़ेगी, तो अगर आप परमिशन दो तो इसको अलग कर देंगे अपन। कैसे मौसम का पूर्वानुमान क्लियर कर लेते हैं, या कैसे मौसम का पता लगा लेते हैं बैरोमीटर की सहायता से, तो ये 3 चीजें जो मैं बता रहा हूं इसको आप ध्यान रखिएगा। ये मान लीजिए मेरे पास एक बैरोमीटर है, जल्दी से बताओ बैरोमीटर में कौन सी चीज फिलअप होती है जो रीडिंग शो कराती है, ये है मरकरी Hg। पहला क्वेश्चन, यदि मरकरी सडन ड्रॉप हो जाए, एकदम से नीचे गिर जाए, मतलब पारा अचानक से गिर जाए, तो ये वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, सडन ड्रॉप या अचानक से गिरना। बताओ बैरोमीटर में अचानक से क्या गिर जाए, जो रीडिंग शो कराता है, मतलब पारा। इसका मतलब हुआ आंधी तूफान आने वाला है, लाइटनिंग स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म आने वाला है। पहला क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाता है। दूसरी चीज, यदि बैरोमीटर में जो रीडिंग बताता है मतलब पारा, यदि वो धीरे धीरे नीचे आए, स्लोली स्लोली, क्या बोलते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन की लोवर्ड क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड, है ना। तो धीरे धीरे यदि नीचे आए, इसमें ये मेन वर्ड है धीरे धीरे। जैसे मोहब्बत होती है ना, कैसे होती मोहब्बत, गाना भी सुना, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, ये बिल्कुल वैसे ही। तो जब धीरे धीरे पारा आए, इसका मतलब है रेनिंग, मतलब वर्षा। अब आता है मेन चीज, जल्दी से बता दो। आंधी तूफान चल रहा है तो पारा हमेशा कहां रहेगा, नीचे। वर्षा हो रही है तो पारा कहां रहेगा, नीचे। और जब ये दोनों एक्टिविटी खत्म हो जाएंगे तो पारा फिर से ऊपर चढ़ेगा, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन धीरे धीरे। तो धीरे धीरे ऊपर चढ़ना, इसका मतलब है वेदर क्लीन, मौसम साफ। ऐसे पता लगाते हैं बैरोमीटर की हेल्प से। सडन फॉल होगा तो लाइटनिंग स्टॉर्म या थंडर स्टॉर्म, स्लोली स्लोली रेनिंग होगी लेकिन लोअर डायरेक्शन में, और धीरे धीरे यदि ऊपर की तरफ चढ़ेगा मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में, इसका मतलब है वेदर इज क्लीन। तो आपको अब ये इमेज माइंड में सेट करनी है कि बैरोमीटर ये करके देता है वेदर फॉरकास्ट। बन जाएगा किसको, अर्थक्वेक नहीं, केवल केवल आंधी तूफान की इंफॉर्मेशन, कि जैसे ही सडन गिरेगा ये चीज देखो 760 के सेंटर, मतलब यहां की हाइट कितनी होगी 760, ये एकदम से फॉलन डाउन हो जाएगा। तो जैसे ये एकदम से फॉलन डाउन हुआ, इसका मतलब ये चीज आने वाली है, आने वाली है। फिर अगर ये चीज गिरती है तो इस जहां पर ये चीज होगी उसी के बाजू से सीस्मोग्राफ होगा, उससे तत्काल मेजर कर लेंगे। सीस्मोग्राफ में कौन सा पैमाना होता है, रिक्टर पैमाना या रिक्टर स्केल या रिचर स्केल होता है। रिचर स्केल की खोज कब की गई थी, जिसमें 0 से लेकर 12 तक नंबर हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट है तुम लोग के में भैया, जियोग्राफी में पढ़ते हो, साल 1935 में। चलो ठीक है, फटाफट 2 क्वेश्चन के आंसर दो,
ये कंप्यूटर आपको दिख रहा है, आपके घरों में भी कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर रखा है। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से चलने वाला कंप्यूटर सबसे पहले बनाया था उस व्यक्ति ने जिसका आप ये देख रहे हो इमेज, और ये है फर्स्ट कंप्यूटर जो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से चला। बंदे का नाम है एलन ट्यूरिंग, ब्रिटेन के हैं। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर या मॉडर्न कंप्यूटर के फादर कौन है? तो ये चीज बस आपको याद रखनी है, एलन ट्यूरिंग। लेकिन यदि मैं पूछूं आपसे कि सबसे पहले कंप्यूटर किसने बनाया था, मतलब फादर ऑफ कंप्यूटर, तो आप में से जितने भी लोग आंसर करेंगे बिल्कुल सही आंसर है। फादर ऑफ कंप्यूटर का टाइटल जाता है चार्ल्स बेबेज को। बस मुझे आपको सिर्फ दो चीजें बतानी है कि चार्ल्स बेबेज एक ब्रिटिशर्स हैं, पहला क्वेश्चन ये। और दूसरा क्वेश्चन, साहब ने जो कंप्यूटर बनाया था वो इस तरह का नहीं था, या जिस तरह से हमारे घरों में आज कंप्यूटर इस तरह का नहीं था, मैकेनिकल कंप्यूटर था, मतलब हाथ से उसको चलाना पड़ता था। तो वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्यूटर मैकेनिकल कंप्यूटर था जिसको चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। दो चीजें, चार्ल्स बेबेज ने मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था, ब्रिटेन से थे। एलन ट्यूरिंग भी ब्रिटेन से थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया था। बताओ एआई से रिलेटेड चार्ल्स ट्यूरिंग ने कौन सा स्टेटमेंट दिया था? चलो रहने दो। जिनका नाम आप देख रहे हो इनका नाम है हेनरी बेसेमर। हेनरी बेसेमर ने अपने नाम पर एक टेक्निक इजाद की थी जिसको कहते हैं बेसेमर टेक्निक। अच्छे से पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेसेमर टेक्निक की मदद से एक मिश्र धातु है, एक एलॉय है जिसे स्टील के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका फुल फॉर्म अगर हम देखें स्टेनलेस स्टील। तो आजकल शॉर्ट का जमाना है इसलिए हम इसको सिर्फ स्टील बोलते हैं। तो बेसेमर टेक्निक की हेल्प से अच्छे से देख लो क्या बनाया जाता है। स्टील बनाई जाती है, स्टेनलेस स्टील बनाई जाती है, पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन, बनाया कैसे जाता है? तो इसी चीज को मैंने ये बड़े आराम से लिख दिया है, लेकिन जो मेन चीज है, देखो कई बार क्या होता है इंटरनेट भी जो इमेजेस यूज करता है उसमें मेन चीज वो छुपा लेता है। बेसेमर टेक्निक को बनाने के लिए हेनरी बेसेमर ने स्टील को बनाने के लिए सबसे पहले उन्होंने ये चीज ली थी। जल्दी से बताओ, स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए कौन सी चीज ली जाएगी? आयरन। फिर क्या लिया जाएगा? क्रोमियम। फिर क्या लिया जाएगा? निकल। फिर क्या लिया जाएगा? मैंगनीज। और फिर क्या लिया जाएगा? कार्बन। तो ये क्वेश्चन एकदम सिंपल से हो गए केमिस्ट्री के। लेकिन फिजिक्स में आजकल जो क्वेश्चन आते हैं वो ये आते हैं, स्टील का मुख्य घटक क्या है? तो यदि स्टील 100% हम बना रहे हैं तो 70% तो आयरन होगा, मतलब एक्टिव इंग्रेडिएंट या मेन कंपोनेंट। पहला क्वेश्चन, स्टील का मुख्य घटक क्या कहलाता है? दूसरा क्वेश्चन, चुंबक लोहे में चिपक जाता है लेकिन स्टेनलेस स्टील पे चुंबक चिपकाते तो नहीं चिपकता। अच्छे से देख लो किस एलिमेंट की प्रेजेंस होती है स्टेनलेस स्टील में। सो दैट इज व्हाई द रीजन नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इसको हिंदी में कहते हैं अचुंबकीय गुण। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेनलेस स्टील में मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं होती बिकॉज एडिशन ऑफ निकेल। अब जो मैं बात बोलने वाला हूं इसको तो बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछे गए क्वेश्चंस में से एक है। व्हाई वी ऐड क्रोमियम इन स्टेनलेस स्टील? तो पहली चीज, क्रोमियम को ऐड करने से जो फिनिशिंग टच है वो अच्छा दिखता है।
आकर्षण अच्छा दिखता है। जैसे लोहे को आप देखो तो उसमें जंग लगी होती है, लेकिन स्टेनलेस स्टील को देखो तो एकदम बिल्कुल बेहतर दिखता है, मतलब अपीयरेंस बेहतर दिखता है। तो आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व्हाई वी ऐड क्रोमियम इन स्टेनलेस स्टील, तो फिनिशिंग टच अच्छा होता है, मतलब देखने में अट्रैक्टिव लगता है। इसको हिंदी में कहते हैं धब्बा रहित इस्पात, क्योंकि लोहे में धब्बे होते हैं, लेकिन अगर आप उसमें क्या ऐड कर देते हैं, क्रोमियम, तो फिर ये धब्बे नहीं रह जाते हैं। तो एमपी पीएससी में हिंदी मीडियम स्टूडेंट को ये लैंग्वेज बोलते हैं कि स्टेनलेस स्टील को धब्बा रहित बनाने के लिए कौन सा एलिमेंट मेजर करते हैं, आंसर है क्रोमियम। दूसरी चीज है लोहा 770 डिग्री पर मेल्ट हो जाता है, लेकिन जब हम लोहे के साथ में क्रोमियम मिलाकर और ये सारी चीजें मिलाते हैं तो 1000 डिग्री भी सेंटीग्रेड टेम्परेचर देते हैं स्टेनलेस स्टील को, तो वो मेल्ट नहीं हो पाता है। इसका मतलब है हाई टेम्परेचर गेन क्वालिटी, मतलब उच्च ताप सहन क्षमता, उच्च ताप सहन क्षमता। ये सारे क्वेश्चन हैं, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये चीज। और अब आता है वो क्वेश्चन जो शायद आप लोगों के बेसिक को हिलाए। बताओ स्टेनलेस स्टील में को बनाने के लिए हमको क्या क्या लेना पड़ता है? इसी को जैसा आप बोल रहे हो, इसको मैं शॉर्ट कर रहा हूं। स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए 4 मेटल लेनी पड़ती हैं, 4 धातुएं लेनी पड़ती हैं। और जैसे ही मेरा अगला स्टेटमेंट होगा कि स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए कौन सी एक नॉन मेटल लेनी पड़ती है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। कार्बन एक नॉन मेटल है, हीरा में देखा ना हमने, कार्बन एक नॉन मेटल है। तो पहला क्वेश्चन तो यही होगा कि स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए कौन सा नॉन मेटल लेते हैं, आंसर है कार्बन। Why we add carbon in stainless steel? For the purpose of hardening, कठोरता के लिए। स्टेनलेस स्टील काफी कठोर बने, और इतना परसेंटेज रखोगे तो आइडियल कठोर बनेगा, 0.1 से 2%, तो आपका स्टेनलेस स्टील हार्ड होगा, मतलब इजीली ब्रेक नहीं हो सकता। एक बार फिर से देख लो, थोड़ी कठिन चीजें हैं। स्टेनलेस स्टील का मेन इंग्रेडिएंट चूंकि 100 में 70 है तो आयरन होगा। क्रोमियम को ऐड करने के 2 रीजन है। पहला, जो स्टेनलेस स्टील है उसका फिनिशिंग टच अच्छा दिखता है, दिखता अच्छा है। जैसे ये मेरी चाबी है, इसमें देखो किसी तरह का कोई डेंट नहीं है, ये दिखने में अट्रैक्टिव लग रही है ना, इसका ये विजन, तो ये वही चीज है। हाई टेम्परेचर गेन क्वालिटी, मतलब लोहे की तुलना में स्टेनलेस स्टील ज्यादा टेम्परेचर को गेन कर सकता है या एक्सेप्ट कर सकता है। निकेल को क्यों ऐड करते हैं? जैसे चुंबक इससे चिपकाए तो नहीं चिपकेगा, क्योंकि स्टेनलेस स्टील में क्या मिला हुआ है, निकेल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जरूर आप याद रख लेना कि स्टेनलेस स्टील में हार्डनिंग पर्पस के लिए हम क्या मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं? आपके लिए होमवर्क, मेहरौली लौह स्तंभ का नाम पता? उसमें जंग नहीं लगती, क्यों? पढ़ना एनसीईआरटी। तो आप देखोगे कि जो हेनरी बेसेमर साइंटिस्ट, मतलब वेस्टर्न साइंटिस्ट ने स्टेनलेस स्टील बनाया, लेकिन इनके से स्टेनलेस स्टील में जंग लग जाता है। मेहरौली लौह स्तंभ में इसलिए जंग नहीं लगता क्योंकि आप एनसीईआरटी में पाओगे ये है मेजर इंग्रेडिएंट, ये चीज के कारण जंग नहीं लगता। बताओ मेहरौली लौह स्तंभ को दिल्ली कौन लेकर आया था? एफएसटी लेकर आया था, सही है। और दिल्ली और टेपरा से भी एक वो पिलर लेकर आया था। चले आगे चले, सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखो, प्लास्टिक के डिस्कवरर अलेक्जेंडर पार्कस, इसके अलावा कुछ नहीं आना। डिस्कवरर ऑफ प्लास्टिक अलेक्जेंडर पार्कस।
अच्छा बताओ, प्लास्टिक किससे मिलकर बनता है? पॉलीमर्स, उसका नाम है एथिलीन। मेनली याद रखेगा कि प्लास्टिक इज मेड अप ऑफ एथिलीन। और अब जो बात बोलने वाला हूं ये आपको पता होनी चाहिए, यदि नहीं पता तो खैर कोई बात नहीं। प्लास्टिक इससे मिलकर बनते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये बहुत सारे होंगे, मतलब n नंबर, मतलब बहुत सारे। और आपने शायद सुना होगा प्लास्टिक जो है वो नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स में आते हैं, अन अपघटनीय प्रदूषक में आते हैं। क्यों आते हैं अन अपघटनीय प्रदूषक में? अच्छे से सुन लेना, हालांकि आपको भी पता है प्लास्टिक जिनसे मिलकर बनता है ना, जिसको आप एथिलीन कहते हैं, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, थोड़ा सा आपके बेसिक को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि ये एथिलीन गैसियस फॉर्म में होती तो इससे फ्रूट पक जाता, मतलब आर्टिफिशियल राइपनिंग में यूज कर लेते। लेकिन जब हम प्लास्टिक बनाते हैं तो एथिलीन को किस फॉर्म में लेते हैं? सॉलिड फॉर्म में लेते हैं। याद रखना ये चीज। तो एथिलीन बहुत सारी यदि सॉलिड फॉर्म में ली जाए तो प्लास्टिक बन जाता है, और एथिलीन का सॉलिड फॉर्म में ही न तो बैक्टीरिया एथिलीन के इनको डिग्रेड कर पाता, और न तो फंगस एथिलीन को डिग्रेड कर पाता। तो जब एथिलीन को डिग्रेड नहीं कर पाएगा बैक्टीरिया और फंगस, सो दैट इज व्हाई द रीजन प्लास्टिक इज अ नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, अनअपघटनीय प्रदूषक। याद रहेगा ये चीज। प्लास्टिक के दो रूप। अच्छा एक बात बताओ, प्लास्टिक को एक बैक्टीरिया जो है वो डिस्ट्रॉय कर रहा है, कोई मालूम है किसी को? प्लास्टिक, जापानी रिसर्चर ने अभी अभी डिस्कवरी करी है कि प्लास्टिक को एक बैक्टीरिया डिसइंटीग्रेट कर देता है, उसका नाम है एडोनेला सैंकोसिस। एडोनेला सैंकोसिस, इसको प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया कहते हैं। प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया, ये न्यूज़पेपर में अभी ट्रेंड में है कि प्लास्टिक खाने वाला जीवाणु कौन सा है? आंसर है एडोनेला सैंकोसिस। एडोनेला सैंकोसिस प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया में आएगा। अच्छा, प्लास्टिक की एक कैटेगरी होती है माइक्रोप्लास्टिक। बताओ माइक्रोप्लास्टिक किसे कहते हैं? पढ़ाया था मैंने जब पॉल्यूशन पढ़ाया था, तो जिनका साइज 5 माइक्रोमीटर से भी कम होता है वो माइक्रोप्लास्टिक कहे जाते हैं। 5 माइक्रोमीटर। चलो अब आप सिर्फ और सिर्फ एक हेडिंग डालना अपने नोट्स में, बीकन इफेक्ट ड्यू टू द नियॉन गैस। पब में जाते हैं, इस तरह के कलरफुल हमको क्या दिख रहे हैं? इमेजेस दिखते हैं, या हमको जो ट्यूबलाइट होते हैं वो कलरफुल दिखते हैं। वो इसी वजह से कलरफुल दिखते हैं क्योंकि इनके अंदर नियॉन फिलअप होता है। मतलब तीनों में नियॉन फिलअप है, लेकिन टेम्परेचर तीनों का अलग अलग है। इसे कहते हैं बीकन इफेक्ट। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बीकन इफेक्ट किस गैस के कारण एट करंट टाइम में बना हुआ है? तो आंसर है नियॉन, जो कि एक इनर्ट गैस है। अब आता है वो चीज जो मेरे को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है आपको, और इसको आप बहुत अच्छे से सीख लेना कि पब वगैरह में जब जाते हैं डिस्को लाइट में आप जो ये लाइट देख रहे हो ये नियॉन है, नियॉन की चकाचौंध है। और नियॉन की चकाचौंध को थोड़ा स्टैंडर्ड वर्ड में बोलने लगे हैं बीकन इफेक्ट, और कुछ नहीं। अब सुनो, इस इमेज को देखो, और मैं बात कर रहा हूं 13वीं 14वीं 15वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं, मतलब एमबीटी का टाइम है ना, और खिलजी एम्पायर, ये उस समय की बात है।
कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो टेरेस्ट्रियल था वो उतना डेवलप नहीं था, थल वाला पोर्शन उतना बेहतर नहीं था। तो ज्यादातर जब एक देश से दूसरे देश में लोग पहुंचते थे तो किसकी मदद से पहुंचते थे? शिप की मदद से। और कौन सा रूट सबसे बेहतर माना जाता था? मैराइन रूट। तो मेरा ये कहना है कि इंडिया से निकलना है ब्रिटेन के लिए तो 2 महीना लगता था, और इनमें व्यक्ति बैठता था, और इनमें जब व्यक्ति बैठता था तो आप बताओ, दिन में तो फिर भी ठीक है, रात में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती थी कि स्काई कैसा है? अरे भाई ब्लू, रेले ने बताया था। और रात के टाइम पे ये जो पानी है, ये वाला पानी, ये हो जाता है डीप ब्लू। तो व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि कहां जाना है और कहां नहीं जाना। तो अब ध्यान से सुनना, रात के समय पे मान लो 15 दिन से चल रहा है शिप। अब शिप के अंदर जो लोग हैं उनको लग रहा है कि यार कहीं टापू मिल जाए, कहीं आइलैंड मिल जाए तो थोड़ा रुके आराम से और 1-2 दिन वहां पर ठहरे और फिर उसके बाद में शिप में चलें। तो इस तरह के बीच बीच में स्टेशंस बनाए जाते थे आइलैंड पर। तो सवाल पैदा होता है कि दिन में ये आइलैंड साफ साफ दिखेगा, रात के समय पे ऐसा क्या होता था जिस वजह से शिप उस आइलैंड में ठहरे, वहां जो लोग हैं उसकी व्यवस्था करें और कुछ कुछ पैसा बनाए। तो क्या होता था, अच्छे सुनना, रात के समय पर यदि कैप्टन है अंदर चला रहा है तो वो एक व्यक्ति को यहां खड़ा कर देता था। उस व्यक्ति के हाथ में क्या होता था? एक कांच का ट्यूब होता था इस तरह से, और अंदर एक गैस भरी होती थी जिसको कहते हैं फॉस्फीन गैस। और फॉस्फीन गैस फास्फोरस का स्टेबल हाइड्राइड है। आईएएस पे क्वेश्चन है, याद रखना। जिसको आप फॉस्फीन गैस कहते हैं वो फास्फोरस का स्टेबल हाइड्रेट है। और याद रखना, ये फॉस्फीन लिखा है, गलती से ये मत समझ बैठना, क्योंकि फॉस्जीन गैस अलग है। और फॉस्जीन गैस जो है, इसके बारे में पहले मैं आपको बता देता हूं। पहले के समय पे, मतलब आज से 100 साल पहले, पेशेंट को बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म यूज करते थे। क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन के संयोग में आकर एक ऐसी गैस बनाता था जिस गैस को यदि सूंघा दिया जाता था या क्लोरोफॉर्म यदि कभी ज्यादा हो जाता था तो जो ये गैस बन रही है इसका नंबर ज्यादा हो जाएगा। ये टॉक्सिक नेचर की थी और इस वजह से लोग मर जाते थे। तो ये जो COCl2 आप देख रहे हो, ये है फॉस्जीन गैस, और इसी को कहते हैं कार्बोनिल क्लोराइड। ये फिर यूपीपीसीएस पे क्वेश्चन। तो फॉस्जीन गैस जिसने कई लोगों की जान ली, इसलिए अब ऑपरेशंस में क्लोरोफॉर्म यूज नहीं करते। अब ऑपरेशन में पेशेंट को बेहोश करने के लिए लाफिंग गैस का परसेंटेज बढ़ाकर पेशेंट को देते हैं जिससे वो बेहोश हो जाता है। तो जब पेशेंट को बेहोश करते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं एनेस्थीसिया देकर। तो जनरल एनेस्थीसिया देकर पेशेंट को कंप्लीटली क्या किया जाता है? बेहोश। तो आज के समय पे बताओ, पेशेंट को पूरी तरह से बेहोश करने के लिए किस गैस का उपयोग किया जा रहा है? नाइट्रस ऑक्साइड, मतलब लाफिंग गैस। थोड़ा आगे निकल आए हैं, छोड़ो। मैं बता रहा हूं फॉस्जीन गैस ये है, विषैली गैस है जो बैन हो चुकी क्योंकि ये क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीडेशन से बनती थी। मैं आपको बता रहा हूं, आपको ये याद रखना है। क्या याद रखना है? फॉस्फीन। तो ये जो बंदा होता था, ये शिप में खड़ा हो जाता रात में, इसके पास में एक लैंप होता जिसके अंदर फॉस्फीन गैस भरी होती, और फॉस्फीन गैस जो है 2-3 किलोमीटर तक लाइट एमिट करती थी, वो भी इस तरह से। तो यदि मान लो रात में एक ये आइलैंड है, तो आइलैंड में एक व्यक्ति टॉप में खड़ा हो जाता था और ये भी अपने पास में इस तरह की चीज लिए होता था और इसके अंदर भी फॉस्फीन गैस भरी होती थी। तो फॉस्फीन गैस की जो चमक होती थी, कभी ये देख लेता था, कभी ये देख लेता था। तो इस तरह से शोर करके, आवाज करके और एक दूसरे को बुलाया जाता था। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इन ओल्डन टाइम कौन सी गैस यूज एज अ इंडिकेटर इन द सी? समुद्र में संकेतक के रूप में पुराने समय में कौन सी गैस का यूज करते थे? तो याद रखिएगा, पुराने समय में, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, आंसर आप बताओगे। पुराने समय में समुद्र में संकेतक के रूप में, यहां संकेतक का मतलब है कि उस गैस के जरिए ही तो हमको क्या मिल रहा है, चीजें क्लियर हो रही हैं कि यहीं रुकना है। समुद्र में संकेतक के रूप में
बताओ खालिस्तान गैस का उपयोग किया जाता था, कौन सी गैस? लेकिन फॉस्फीन के साथ दिक्कत ये थी, सिर्फ 1 किलोमीटर तक के रेडियस में चीजें आपको दिखेंगी, मतलब इसका लाइट सिर्फ 1 किलोमीटर तक जाता था। आज के समय पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन अ मॉडर्न टाइम, बस यहां पुराने समय की जगह हो जाएगा वर्तमान समय। वर्तमान समय में समुद्र में संकेतक के रूप में अब हम यूज करते हैं 15 किलोमीटर दूर भी यदि है ये ऑब्जेक्ट 15 किलोमीटर दूर भी है सिर्फ, तो जो ये व्यक्ति है इसने कांच में यदि एक गैस फिलअप कर रखी है, जैसा कि आप ये इमेज में देख रहे हैं, इसका नाम है नियॉन, तो नियॉन की चमक 15 किलोमीटर डिस्टेंस में भी साफ साफ दिखाई देती है। और नियॉन की चमक का मतलब ही होता है वो इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट? बीकन इफेक्ट। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वर्तमान समय में समुद्र में संकेतक के रूप में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? नियॉन। In ancient time we use phosphine, at a modern time we use neon. हाँ, कौन सा? हाँ, गैसेस कौन सी होती हैं? तो पीरियोडिक टेबल में जो 18 वर्ग हैं जिसमें 6 गैस आती हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, इनको कहते हैं इनर्ट गैस, क्योंकि ये दूसरे इंग्रेडिएंट से या दूसरे मेटल नॉन मेटल से रिएक्ट नहीं करती, इनर्ट गैस। और टोटल पीरियोडिक टेबल में गैस है कितनी? 11। याद रखना ये चीज, उसमें मैंने आपको बताया था 2 दिन पहले, सबसे हैवीएस्ट कौन सी होती, सबसे भारी गैस कौन सी होती? रेडॉन, बताया था ना। तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, तो ये तो 6 हो गई, तो बची कितनी गैस है? 5। तो ये 5 जो है ये कंपाउंड बनाएंगे। लेकिन अब सुनो, जब यहां तक पहुंचे हो तो एक चीज अच्छे से सुन लो, इनर्ट गैस किसी से रिएक्शन नहीं करती, इनर्ट गैस किसी के साथ कंपाउंड नहीं बनाती, लेकिन अच्छे से देखो जरा, जिसको मैं ट्रिगर कर रहा हूं, Xe, जिसको कहते हैं जिनोन, एटॉमिक नंबर है 54, ये देयर इज ओनली सिंगल इनर्ट गैस जो स्टेबल नेचर की नहीं, अनस्टेबल नेचर की होती है और ये कंपाउंड फॉर्म करती है। मतलब इनर्ट गैस में भी वो कौन सी गैस है जो कि रिएक्शन करती है विथ अदर मेटल्स और नॉन मेटल, मतलब अदर एलिमेंट के साथ में। तो याद रखिएगा, जिनॉन। जिनॉन एक ऐसी इनर्ट गैस है जो दूसरे एलिमेंट के साथ, फ्लोरीन के साथ और हाइड्रोजन के साथ ये कंपाउंड बनाती है। क्लियर हो गया? तो 6 इनर्ट गैसें हैं, लेकिन उनमें से 5 रिएक्शन नहीं करती, तो बची ये वाली 5 और अब ये वाली 1, तो टोटल 6। तो 6 गैसें रिएक्शन करती, 6 गैसें रिएक्शन नहीं करती, ऐसा। ये हो गया है, चलें आगे। जल्दी से बता दो, जो इक्वेशन मैं आपके सामने लिख रहा हूं ये किसने सबसे पहले बताई थी? अच्छा, पहले वो सब छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ, ये रिएक्शन है कौन सी? ये कौन सी रिएक्शन है? इसको हिंदी में कहते हैं नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो पहली बार पढ़ रहे हैं। इंग्लिश में कहते हैं इसको न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। जिसने सबसे पहले इस रिएक्शन के बारे में बताया था उस व्यक्ति का नाम है जर्मन साइंटिस्ट ऑटो हॉर्न।
जिसने इस रिएक्शन के बारे में बताया था, और वो भी तब बताया था जब हिटलर ने कहा था उनको कि यार कुछ ऐसी चीज बनाओ जिससे कि ये अमेरिका, रशिया इनको निपटा सके। तो 1939 में एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है ऑट्टो हॉर्न, उसने बनाया था, सॉरी उसने बनाया नहीं था, उसने ये रिएक्शन खोजी थी। और आगे चल के ये जो रिएक्शन है ये पब्लिकली अनाउंस हो जाती है, मतलब ये इसके जो कागज हैं वो सामने वाले के हाथ लग जाते हैं। और बस मैं मुद्दे की चीज अब बता रहा हूं, अच्छे से देख लेना, इंपॉर्टेंट चीज है। एक बार फिर से बता दो, ये कौन सी रिएक्शन है जिसमें यूरेनियम को न्यूट्रॉन से हिट कराया जाता है? ठीक है, ये रिएक्शन यदि नियंत्रित दायरे में हो, नियंत्रित दायरे में हो, मतलब कंट्रोल वे में हो, इसके लिए ही बनाया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर। और इसी का जस्ट अपोजिट यदि लिख दूं कि यदि ये जो रिएक्शन है ये अनियंत्रित, मतलब इतनी हीट जनरेट हो जो लाखों लोगों को मार दे और आप उसको कैप्चर ना कर सको, तो बाकी पूरी वही चीज अनियंत्रित दायरे में हो, मतलब अनकंट्रोल्ड वे में हो, तो इसके लिए बनाया जाता है एटम बॉम्ब। अब जो चीज आपसे पूछी जाएगी मैंने ऑलरेडी लिख दी है, आप मुझे सिर्फ इतना बताओ न्यूक्लियर रिएक्टर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो आपको ये बचपन से पढ़ाया गया है, आपने दिमाग में सेट भी कर लिया है, नाभिकीय विखंडन। लेकिन अब वो नाभिकीय विखंडन ठीक है, ये नियंत्रित नाभिकीय विखंडन की अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन, आपको ये चीज याद रखना है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में आपने शायद सुना होगा कि कंट्रोलर रॉड होती हैं, मॉडरेटर होते हैं, जिस वजह से ये रिएक्शन कंट्रोल हो जाती है। मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो जिस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं उसको कहते हैं नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। ये आपको वर्ड याद रखना है, इंग्लिश में कहते हैं कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन। सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और आपको पता है लेकिन आप इधर थोड़ा कंफ्यूज होते हो, ये नियंत्रित होगी कि, तो याद रखिएगा नियंत्रित न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल करने वाली चीज इस रिएक्शन को केवल दो हैं, एक तो कंट्रोलर रॉड जिसको आप नियंत्रक छड़ बोलते हो, और दूसरी चीज होता है मॉडरेटर, और कुछ भी नहीं ये। अब अगर मैं आपसे पूछूं बताओ एटम बम किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो एटम बम जो है वो वर्क करता है नाभिकीय विखंडन पर, नाभिकीय विखंडन पर तो करता है लेकिन अनियंत्रित, मतलब अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन पे वर्क करता है, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन पे वर्क करता है एटम बम। मतलब अगर हम एटम बम बनाते हैं, एटम बम बनाने में एक बार हमने क्या लिया, यूरेनियम लिया, उसको किससे हिट करवाया हमने, न्यूट्रॉन से। तो एक बार यदि एटम बम के अंदर न्यूट्रॉन ने यूरेनियम को हिट करना शुरू किया तो फिर कायनात में किसी की ताकत नहीं है कि इस रिएक्शन को होने से रोक दे, इसलिए वर्ड यूज किया है अनकंट्रोल्ड। एटम बम में अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन होता है, याद रहेगा ये चीज। अब आप मुझे एक सिंपल सी चीज बता दो, इंडिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। कब बना था? जो पूछा जाता है वो बिल्कुल याद नहीं है तुम लोग को भाई, 4 अगस्त 1956 याद रखना। क्यों बना था अप्सरा? क्योंकि 3 अगस्त 1954 को बना था डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा विभाग बना था। तो देखो विभाग कब बन रहा है, डिपार्टमेंट कब बन रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी।
बन रहा है 1954 को। तो 1954 को डिपार्टमेंट बना, इसीलिए डिपार्टमेंट ने पहला काम करना स्टार्ट किया 2 साल बाद, या डिपार्टमेंट ने जो भी काम किया 2 साल में वो दिखने लगा कि भारत का पहला नाभिकीय रिएक्टर, भारत का प्रथम नाभिकीय रिएक्टर। तो बताओ भारत का प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। अब मेरा सवाल थोड़ा उल्टा है, ये सबको पता है, आपसे कभी भी क्वेश्चन अब पूछेंगे तो ये वाला पूछेंगे, बताओ विश्व का पहला नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? तो विश्व का प्रथम नाभिकीय रिएक्टर नाम है, शिकागो यूनिवर्सिटी में इसको लगाया गया था, इसलिए नाम पड़ा है शिकागो, शिकागो पाइल 1। ये है वर्ल्ड्स फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर। और शिकागो पाइल 1 जो है, अच्छे से देख लो, इसको बनाया था एनरिको फर्मी ने। शिकागो पाइल 1 वर्ल्ड्स फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर है, जिसको बनाया था एनरिको फर्मी ने। उस समय बनाया था जब हिंदुस्तान में कैबिनेट मिशन आ रहा है कि क्रिप्स मिशन आ रहा है? क्रिप्स मिशन आ रहा है। और अप्सरा को जिसने बनाया था वो है डॉक्टर राजा रमन्ना। तो ये आपके लिए क्वेश्चन। तो बताओ वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर कब बना? 42। नाम क्या है? शिकागो पाइल 1। किसने बनाया? एनरिको फर्मी। इंडिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा, किसने बनाया? राजा रमन्ना। कब बनाया? 56। तो आप ये जो देख रहे हो ना, ये जो देख रहे हो, ये आपको जो धुंधला दिख रहा है, मेरे को स्क्रीन इमेज सही नहीं मिल पाई, ये एनरिको फर्मी है। और ये है वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर जो शिकागो यूनिवर्सिटी यूएसए में लगाया गया था। मतलब यूएसए वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्टर भी बनाया है, और यूएसए वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने सबसे पहले एटम बम भी बनाया है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इस इमेज को देखो और मुझे बताओ कि अब अप्सरा से अगर कोई भी नया क्वेश्चन बनेगा तो क्या बनेगा? अप्सरा कब बना है पहले आप ये बता दो, जिसमें मैं एकदम फ्री हो जाऊं। 4 अगस्त 1956। अब ध्यान से सुनना, जो भी क्वेश्चन बनेगा ना अप्सरा से, यहां से बनेगा, और तुम देख भी लेना, बिलीव नहीं हो तो। अब बताओ क्या बनेगा? एशियाज फर्स्ट, इंडियाज फर्स्ट अप्सरा है। ठीक है, बढ़िया है, मैं समझ गया कि आप थोड़ा लंबा सोच रहे हो, लेकिन अभी आप वहां तक नहीं पहुंचे हो जहां तक मेरे को पहुंचाना है। हाँ एग्जैक्टली, ये पंडित नेहरू है, और पंडित नेहरू ने जो इनॉग्रेशन किया था, ये इनॉग्रेशन के टाइम की वो चीज है। इसमें एक डेट लिखी है आपको, और बहुत अच्छे तरीके से आपको पूरी डेट याद रखनी है, संडे याद नहीं रखना है। अब जरा जल्दी से बताओ कौन सी डेट लिखी है? 20 जनवरी 1955। अच्छे से देख लो क्या लिखा हुआ है। अप्सरा बना कब है? 56 में। तो अप्सरा बना है 56 में, एक साल बाद 20 जनवरी 1957 को प्रधानमंत्री जो हैं इसको नेशन के नाम डेडिकेट करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अप्सरा न्यूक्लियर रिएक्टर जो वर्ल्ड फर्स्ट और इंडिया फर्स्ट है, अप्सरा न्यूक्लियर रिएक्टर को देश को समर्पित कब किया? तो देश को समर्पित किया गया है, अच्छे से देख लो, 56 में कि 57 में? 57 में। और डेट नहीं भूलोगे, कितना डेट है? 20 जनवरी। ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो देखना, ये ऑप्शन जरूर होगा 4 अगस्त 1956, और ज्यादातर टिक यहीं जाएंगे। तो आपसे अगर पूछा जाए कि पंडित नेहरू ने अप्सरा को देश को कब समर्पित किया, डेडिकेटेड टू नेशन कब दिया अप्सरा के लिए, तो 1957।
ये है वो बुड्ढा जिसका नाम है एटम बॉम्ब। ये वो बुड्ढा है जिसका नाम एटम बॉम्ब नहीं है, ये वो बुड्ढा है जिसने एटम बॉम्ब बनाने में हेल्प करी। इन्हीं का नाम है ऑटो हॉर्न। और ऑटो हॉर्न जो है, अच्छे से देख लो, इनके लिए क्या टाइटल यूज करते हैं अपन। ऑटो हॉर्न ने ये रिएक्शन दी थी जिसको कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। तो फादर ऑफ एटम बॉम्ब आंसर है ऑटो हॉर्न। लेकिन ऑटो हॉर्न ने एटम बम नहीं बनाया था। एटम बम जिस प्रिंसिपल पे वर्क करता है उस प्रिंसिपल्स को, उस थ्योरी को खोजा था। ये याद रखना ये चीज। एटम बम नहीं बनाया था, एटम बम जिस प्रिंसिपल पे काम करता है उसकी डिस्कवरी करी थी। तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि फादर ऑफ एटम बम किसे कहेंगे, और 4 ऑप्शन में ऑटो हॉर्न यदि ऑप्शन में ना हो, तो फिर आप टिक करने जाओगे रॉबर्ट ओपनहाइमर को। क्योंकि रॉबर्ट ओपनहाइमर वो व्यक्ति है जिसने वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम इस कंट्री के लिए, जल्दी से बताओ किस कंट्री के लिए, एटम बॉम्ब बनाया है। मतलब रियल एटम बॉम्ब मेकिंग जो है, अच्छा उसी साल बनाया है एनरिको फर्मी ने। माफी चाहता, रॉबर्ट ओपनहाइमर ने उसी साल एटम बम बनाया है जिस साल एनरिको फर्मी ने न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया था। दरअसल में हुआ क्या है, ऑटो हॉर्न की रिसर्च पेपर 2 लोगों के हाथ लग गई। एक का नाम है एनरिको फर्मी और एक का नाम है रॉबर्ट ओपनहाइमर। तो एनरिको फर्मी ने न्यूक्लियर रिएक्टर बना डाला, शिकागो पाइल 1, और रॉबर्ट ओपनहाइमर ने एटम बॉम्ब बना डाला। ये है कहानी। याद रहेगा ये चीज ऐसा। तो आप सिर्फ और सिर्फ मेरे को एक बात बताओ, फादर ऑफ एटम बॉम्ब किसे कहते हैं? ऑटो हॉर्न। ऑटो हॉर्न ऑप्शन में ना हो तो रॉबर्ट ओपनहाइमर का स्टेटमेंट है, अच्छे से देख लो, रॉबर्ट ओपनहाइमर के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? यदि परमाणु बम का पिता कहते हैं किसको? ऑटो हॉर्न को। तो आधुनिक परमाणु बम का पिता, आधुनिक परमाणु बम से मतलब है वे बम जो आपने देखे हैं या सुने होंगे। आपने सुना होगा कि अमेरिका ने जापान की 2 सिटीज में बम फेंके थे, उन्हीं को बनाया था रॉबर्ट ओपनहाइमर ने, इसलिए वर्ड यूज किया जाता है ये वाला। फादर ऑफ मॉडर्न एटॉमिक बम, आधुनिक परमाणु बम का जनक। जल्दी से बताओ किसे कहते हैं आधुनिक परमाणु बम का जनक? रॉबर्ट ओपनहाइमर को। तो ये कहीं दिख रहा होगा आपको, ये देखो, रॉबर्ट ओपनहाइमर ने यूएसए के लिए, मतलब वर्ल्ड में जो फर्स्ट टाइम है यूएसए के लिए जो एटम बम बनाए थे, जब उनसे पूछा गया कि आपको ये दिमाग कहां से आया कि आप यूएसए के लिए एटम बम बना के रख दिए, तो इन्हीं का स्टेटमेंट है, इनका स्टेटमेंट नहीं है, इनके मरने के बाद इनके कमरे में कुछ किताबें मिली हैं और उन किताबों में महाभारत और रामायण मिली है। मतलब इंडियन माइथोलॉजी की किताबों से पढ़कर इस यूएसए के पर्सन ने एटम बम बनाए हैं। लोग कहते हैं कि ये किताबें नहीं है सच, ये कैरेक्टर नहीं है सच। अगर ये किताबें नहीं है सच, ये कैरेक्टर नहीं है सच, तो फिर ये किस पे पीएचडी करने गया? और अक्सर करके मैंने बताया था आप लोगों को, जहां वो 2 तीर आपस में मिलते हैं वो पेजेस सबसे ज्यादा खुले हैं रामायण और महाभारत में, जहां तीर आपस में टकराते हैं। सोचो, इंडियन नॉलेज को लेकर इस बंदे ने इंटरनेशनल लेवल पर अपनी हिस्ट्री बना डाली। तो 2 चीजें आपको याद रखनी है। एटम बम किसने सबसे पहले बनाया था? ऑटो हॉर्न। असल में उसने एटम बम नहीं बनाया था, क्या बनाई थी? रिएक्शन। लेकिन पहला एटम बम कौन बनाएगा, जल्दी से बता दो। अब आप जल्दी से बताओ, वर्ल्ड फर्स्ट एटम बम कौन सा है और वर्ल्ड सेकेंड एटम बम कौन सा है? तो मैं थोड़ी जल्दी से लिख रहा हूं, विश्व का प्रथम परमाणु बम, विश्व का प्रथम परमाणु बम, वर्ल्ड फर्स्ट एटम बम जो है, इसका नाम है लिटिल बॉय।
बताने की जरूरत नहीं है कि लिटिल बॉय कब गिरा था, ठीक है। लेकिन आप मुझे बताओ कि यूएसए के किस प्रेसिडेंट ने जापान की हिरोशिमा सिटी पर गिराने को बोला? पक्का? रूजवेल्ट ने असल मायने में यह बोला था कि हम देखो, पार्ल हार्बर इंसिडेंट हुआ था, हिस्ट्री को खंगालना, तो पार्ल हार्बर इंसिडेंट के समय पे रूजवेल्ट थे, तो उन्होंने इस चीज की घोषणा कर दी थी कि हम एटम बॉम्ब नाम की चीज या इस तरह की चीज यूज करेंगे, लेकिन इसी दौरान उनकी डेथ हो गई, तो अगला जो पीएम आता है वो यूज करेगा इसका असल में। लेकिन जिसने कहा था उनका नाम वही है अभी भी, जिनकी डेथ हो गई थी वो व्यक्ति। अब उससे भी इंपॉर्टेंट चीज, वर्ल्ड का फर्स्ट एटम बम जो है लिटिल बॉय, अच्छे से देख लो और यही आपसे क्वेश्चन है, इसमें फ्यूल के रूप में ऐसा क्या यूज किया गया जिसने हिरोशिमा सिटी में तबाही ला दी थी? तो देखो कुछ ऐसा लिखा होगा, 4400 किलोग्राम का यूरेनियम 235 लिया था। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वर्ल्ड फर्स्ट एटम बम में फ्यूल के रूप में क्या लिया गया था? तो यूरेनियम 235 लिया गया था, यही क्वेश्चन है। और कितने केजी लिया था, यदि आप ये याद कर सको तो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि ये हमेशा आपसे पूछते हैं इंटरव्यू में भी कि बेटा वर्ल्ड फर्स्ट एटम बम में एज अ फ्यूल के रूप में या जिसने कहर बरपाया था, उस एटम बम के अंदर यूरेनियम 235 था, वो भी एनरिच्ड यूरेनियम 235, जो ज्यादा हीट जनरेट करेगा। अब आप देखो, जो चीज मेरे को समझानी थी आप बहुत आराम से देख पा रहे होगे। यदि वर्ल्ड फर्स्ट एटम बॉम्ब है लिटिल बॉय, तो जल्दी से बता दो वर्ल्ड सेकंड एटम बॉम्ब कौन सा है? और अब मुझे चाहिए उस क्वेश्चन का आंसर, विश्व का द्वितीय परमाणु बम। यदि आप कह रहे हो फैटमैन है, तो आप जरा जल्दी से इसको देख के बताओ कि यदि वर्ल्ड के फर्स्ट एटम बम में फ्यूल के रूप में लिया गया था यूरेनियम 235, तो जरा जल्दी से बताओ वर्ल्ड के सेकंड एटम बम फैटमैन, जिसको 9 तारीख को गिराया गया है, अगस्त में गिराया है, 1945 को गिराया है, इसमें फ्यूल के रूप में क्या लिया गया था? क्या लिया गया था? प्लूटोनियम 239। और कल मैंने रॉकेट बॉयज सेकेंड वेब सीरीज खत्म करी, तो उसमें मैंने एक चीज सीखी कि इंडिया ने 1974 में जो टेस्टिंग करी थी, इंडिया फर्स्ट एटॉमिक टेस्टिंग, उसमें हमने प्लूटोनियम ही यूज किया था उस एटम बम में। मतलब 74 में जो एटम बम टेस्ट हुआ था उसमें एज अ फ्यूल के रूप में प्लूटोनियम था, ना कि यूरेनियम। ये सब क्वेश्चन है, याद रखना। हाँ,